किस जनजाति से संबंधित है? खड़िया जनजाति संबंधित है। ठीक है, खड़िया जो समाज है ना, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि खड़िया समाज मुंडा समाज का ही एक भाग है। अच्छा, मुंडा से सभी लोग अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं ना, चाहे वो हो जनजाति हो, उराव जनजाति हो। नागवंशियों ने भी कहीं ना कहीं मुंडा का ही सहारा लेकर के अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रसेल, पूरा नाम है रॉबर्ट वैन रसेल। ठीक है, 1901 ईस्वी में यहाँ पे जो जनगणना हुई थी, सेंसस जो हुआ था, उसका वो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने ये चीज बोला कि जो खड़िया समाज है ना, वो मुंडा का ही बड़ा भाई है। उन्होंने दंत कथा का अध्ययन किया था। दंत कथा मतलब क्या समझ रहे हैं? जो समाज में चलने वाली कथाएं हैं, लोक कथाएं, जो मुहे मुहे चलो है। ठीक है, जगर कोई लिखवैया न खाए, और क्या क्या विशेषता है उसकी लोक कथा के? जगर कोई लिखवैया न खाए, मुहे में चलो है, समाज में प्रचलित है। इस तरह से उसमें प्रकृति चीजों का ज्यादा, ये चीजें प्रकृति और समाज का ही उल्लेख उसमें मिलता है, ज्यादा काल्पनिक ज्यादा होता है। ठीक है, विशेषता आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो लोक कथा का उन्होंने अध्ययन जब किया तो ये मतलब रसेल ने ये पाया कि जो खड़िया समाज है ना, वो मुंडा का ही बड़ा भाई है। ठीक है, उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी। लेकिन एक व्यक्ति और है जिनका नाम है डाल्टन, इनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है, एटी डाल्टन, एडवर्ड ट्वीट डाल्टन पूरा नाम था, और ये झारखंड के प्रशासक भी रहे, छोटा नागपुर के। इन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि जो खड़िया समाज है ना, वो एक्चुअली मुंडा का पार्ट ना होकर के एक स्वतंत्र जनजाति है। और इनका जो प्रमुख संकेंद्रण था पहले, वो रोहतासगढ़ जो है ना, अभी बिहार का जो रोहतासगढ़ है, और पटना, इसके बीच में ये लोग रहते थे। मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था में ये लोग रोहतासगढ़ और पटना के बीच में रहते थे। हुआ क्या कि आपसी झगड़ा हो गया, अपने सगे संबंधियों से इन लोगों का झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के कारण इसके कुछ लोग वहां से प्रवासित हो गए, और उत्तरी कोयल नदी जो है उसके पास में एक जगह का नाम है पौरा। ठीक है, वहां पे जाकर के ये लोग बस गए। मतलब इनका कहना है, डाल्टन जी का, ये लोग पहले रोहतास और पटना के बीच में रहते थे, और फिर वहां पे अपने ही संबंधियों के साथ झगड़ा हो गया, अपने ही रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो गया, इनका क्लैश हो गया, और वहां से ये लोग कुछ एक ग्रुप वहां से प्रवासित हो गया। और उत्तरी कोयल मैप में आ रहा है, उत्तरी कोयल कहाँ है? सो एक्चुअली नदी पढ़ा है नहीं, तो हो सकता है मैप में ना आए। यहां से निकलती है ऐसे करके, ये पलामू है, इधर ये पलामू है, यहाँ गढ़वा को भी टच करती है थोड़ा सा, यहाँ लातेहार है। ठीक है, ये पाट वाला क्षेत्र है ये पूरा। तो यहां से निकलती हुई ये नदी जाके सोन में मिलती है। तो उत्तरी कोयल नदी, बार बार उत्तरी कोयल का जिक्र आ रहा है, देख रहे हैं ना कितने जनजातियों में उत्तरी कोयल का आया। हम लोग जब खड़िया थी उराव पढ़ रहे थे तो भी उत्तरी कोयल का आया था ना, और उसके बाद भी हम लोग देखे कि जब मुंडा लोग का भी आगमन हो रहा है तो उत्तरी कोयल को ही मार्ग बना रहा है। तो इन्होंने भी, जब ये पहले वहां से रोहतासगढ़, आप देखिएगा रोहतासगढ़ बिहार से जस्ट ऊपर आप मैप देखिएगा ना, तो पटना इस साइड पड़ेगा और रोहतासगढ़ करीब इस साइड में पड़ेगा। तो इसके बीच में ये लोग रहते थे, और वहां से ये लोग प्रवासित होकर के उत्तरी कोयल नदी के पास में ही एक जगह का नाम है, इसका नाम है पौरा, और वहां पे आकर ये लोग बसे। और फिर ये लोग झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि गुमला हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, उधर सिमडेगा हो गया, सब क्षेत्र में आकर के मतलब बसने लगे। लेकिन शुरुआत जो उनका था वो पटना में था, पटना के आसपास वाला क्षेत्र में था, और फिर ये लोग यहाँ पे आके बसे। इसके साथ साथ एक व्यक्ति और है जिनका थ्योरी थोड़ा सा उटपटा सा लगेगा, लेकिन भाई दिए हैं तो पढ़ना है, और वो है एस सी रॉय जी। ठीक है, शरद चंद्र रॉय, उनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वो बोले ना कि एक मयूरभंज जिला है, आपको पता हो कहाँ पे है? हाँ, उड़ीसा में है, मयूरभंज है ना। मयूरभंज में एक जगह का नाम है जिसका नाम है आदिपुर।
एस सी रॉय का कहना है कि खड़िया समाज जो है अभी वर्तमान में जो खड़िया समाज हम लोग देखते हैं, ये अपने प्रारंभिक अवस्था में इसी आदिपुर में रहते थे और इनका जन्म, इनका उद्भव भी यहीं पे हुआ है। और उद्भव बोलते हैं कि मोर का अंडा से इनका उद्भव हुआ है, ठीक है, मोर के अंडे से इनका जन्म हुआ था और यहीं पे इन लोग शुरुआत, इनका जो निवास स्थल था यहीं पे था। फिर यहाँ से ये लोग झारखंड की ओर प्रवासित हुए, बंगाल की ओर प्रवासित हुए, छत्तीसगढ़ की ओर गए, लेकिन शुरुआत जो इनका हुआ है जन्म का, पहले मैंने बताया ना कि इन लोग कुछ टोटम जो बोलते हैं, टोटम, टोटम क्या होता है कि मेरा पूर्वज किससे जन्म लिया है तो उसका टोटम हो गया। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मान ली कच्छप है तो कच्छप यानी कि कछुए से वो अपने आप को जन्म मानेगा, ठीक है। जैसे बैगा बोले थे तो बेंगा जो होता है ना, बेड़क, उससे अपने जन्म मानता है। तो उसी तरह सारे समाज में इस तरह का, मतलब जनजातीय समाज में मान्यता है कि मेरा जन्म किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से हुआ। जैसे वस्तु बोल सकते हैं, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। गोत्र व्यवस्था जहां पढ़ेंगे हम लोग, टोटमवाद वहां पढ़ेंगे, इनकी पूजा की जाती है, उसको मारा नहीं जाता है। कछुआ है, कच्छप है तो कछुआ को मारेगा कभी नहीं, उसकी पूजा करेगा वो, ठीक है। तो ये लोग मोर की पूजा करेंगे, अगर इनका उद्भव मोर के अंडे से हुआ है तो इनको मोर की पूजा करेंगे। संथालों में हम लोगों ने देखा क्या कि इनका जन्म कहां से माना जा रहा है, समुद्र से, तो ये लोग समुद्र को पवित्र मानते हैं। समुद्र हो गया, फिर हमारा जो दामोदर नदी, इसको पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आत्मा को ले जाने का काम कौन कर रहा था, दामोदर नदी कर रही थी ना। याद है जो बताया कि यहाँ पे अगर हम उसके अस्थियों को विसर्जन करेंगे तो अल्टीमेटली जाके समुद्र में मिल जाएगा, और इन लोग अपने आप को मानता है कि हम लोग समुद्र से ही जन्मे हैं, ठीक है। तो इसलिए दामोदर नदी को ये लोग पवित्र मानते हैं। उसी तरह एस.सी. रॉय का कहना है कि आदिपुर में इनका जन्म एक मोर के अंडे से हुआ और यहीं पे इनका प्रारंभिक अवस्था, मतलब स्थिति थी, प्रारंभिक अवस्था में ये लोग यहीं पे रह रहे थे और फिर वहां से ये लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसे, ठीक है। ये तीन थ्योरी चलता है मतलब खड़िया समाज के संबंध में, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि खड़िया मतलब मुंडाओं का बड़ा भाई किससे बोला जाता है, ठीक है। तो खड़िया पूछेगा क्वेश्चन, हिंट कर रहे हैं, मतलब वहां से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं कि खड़िया जो समाज है ना, खड़िया समाज एक्चुअली बहुत सारे उपवर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे मुंडा है तो मुंडा सब है, ठीक है। जैसे हम लोग उराव पढ़े तो उराव सब, उराव में किसी तरह को अलग अलग उपजाति नहीं देखने को मिले, लेकिन खड़िया समाज में ना 3 उपजातियां देखने को मिलती है जो खड़िया नाम से जानती है। खड़िया पर्टिकुलर को खड़िया नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम खड़िया हैं, लेकिन जैसे खड़िया में 3 उपवर्ग है ना, तो संयुक्त रूप से उसको खड़िया बोलते हैं। समझ रहे बात को? जैसे एक है हिल खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया, और तीसरा है ढेलकी खड़िया। अच्छा, खड़िया जो नाम पड़ा है ना, ये लोग अपने प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में जो इनका पेशा था वो क्या बोलते उसको, जो दुल्हन को ले जाते थे उसको क्या बोलते थे, डोली, उसको ढोने का काम करते थे ये लोग, ठीक है। और उसी के नाम पे इसका नाम खड़िया पड़ा था। तो इनके 3 उपवर्ग है, एक है हिल खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इसमें से जो हिल खड़िया है, नाम से ही पता चल रहा है कहां पे निवास करेगी ये, हिल मतलब पहाड़ी पे निवास करेगी, ठीक है। और ये झारखंड की आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति जान रहे हैं किसे बोलते हैं? प्राचीन हो गया आदिम, मतलब बताया था ना जब मैं आदिवासी का डिफिनेशन जब बता रहा था, जनजाति के बारे में जब मैंने ये किया था, उस वक्त भी मैंने बोला था पीवीटीजी ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, बताया था ना। आदिवासियों में भी पिछड़ा हुआ आदिवासी, पूरे देश में करीब 75 ऐसी समुदाय हैं जिसको पीवीटीजी ग्रुप का दर्जा मिला हुआ है। तो उसी में से एक हिल खड़िया भी है जिसको सवर भी बोलते हैं, इसका एक उपनाम और है जिसका नाम है सवर, ठीक है। अगर आपको कभी बोल दे कि ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन मतलब आदिम जनजाति है और उसमें हिल खड़िया ना रह के सवर है, तो दोनों एक ही है। ये पहाड़ों में निवास करती है और इसका भी जो मुख्य संकेंद्रण है ना, वो सिमडेगा का कोलेबिरा क्षेत्र है। कोलेबिरा जो क्षेत्र है सिमडेगा में, वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे ये लोग निवास करते हैं।
ये जो दूध खड़िया है, ये खड़िया समाज में सबसे विकसित है। ये तीनों समाज है ना, इसमें सबसे ज्यादा विकसित ये है। क्यों? क्योंकि इनमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा है। अब देखिए, कनेक्ट कीजिए चीजों को। उराव लोग कहाँ पे रहते हैं? ज्यादा लोग गुमला वाले क्षेत्र में, ठीक है, याद कीजिए। और मैंने बताया था कि उराव लोग कन्वर्ट ज्यादा हुए ईसाई में, बताया था ना किसी क्लास में, मैंने इसके बारे में बताया था कि उराव समाज सबसे ज्यादा विकसित है अभी वर्तमान में। क्यों? क्योंकि वो लोग कन्वर्ट है, किसमें? ईसाइयत में। और ईसाइयत की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो शिक्षा पे बहुत अच्छा काम करते थे, अपना ही मिशनरी स्कूल चलाते थे जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देते थे। जो भी गरीब है, आज भी उन लोग का स्कूल, अब देखिएगा ना, अच्छे अच्छे जो स्कूल है वो ईसाई मिशनरी का ही है। डिनोबली देख लीजिए, धनबाद में डिनोबली है, कार्मेल है, जितने भी स्कूल बढ़िया, यहाँ भी बहुत सारे स्कूल होंगे जो ईसाई मशीनरी द्वारा चलाया जाता है। तो अच्छे अच्छे स्कूल आज भी ईसाइयों जो मशीनरीज है उनके द्वारा ही चलाया जा रहा है। संत कोलंबस जो स्थापित हुआ था तो ईसाई मशीनरी का ही था ना। तो दूध खड़िया का जो मुख्य संकेंद्रण है अभी वो गुमला वाला सिसई प्रखंड है। अब कनेक्ट कीजिए चीजों को। उराव लोग भी उसी क्षेत्र में रह रहा है, वो भी कन्वर्टेड है और वहां शिक्षा का स्तर ज्यादा, तो उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, वो तो बोलता है ना, खरबूजा को देख के ये भी रंग बदल देता है, तरबूजा ने क्या बोलता है उसको। तो वैसे ही चीज होता है ना कि जैसे अगर आपके बगल में कोई पढ़ रहा है, जैसे आप ही दो व्यक्ति हैं, आप में से एक व्यक्ति बहुत सीरियस से पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियस है दूसरा व्यक्ति भी कुछ दिन तो इग्नोर करेगा अगर लापरवाह है तो, बोले यार छोड़ो पढ़ने दो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, उसके अंदर भी वो आदत आ जाएगा। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि पढ़ने वाला भी उसके संगत में आ सकता है, लेकिन अगर बच्चा सीरियस है पढ़ने वाला है तो नहीं आएगा। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब मेरे अगल बगल में कितना खराब व्यक्ति अगर आ भी जाए तो हमको नहीं मैनिपुलेट कर पाएगा, क्योंकि हम अपने आप को इतना कंट्रोल कर चुके हैं। जैसे आज तक मैंने कभी कोई नशा नहीं किया हुआ है, और मेरे अगल बगल में जितने भी या तो ग्रेजुएशन में हो या तो 12th में हो, सभी लोग नशे करने वाले व्यक्ति थे, मतलब दोस्ती थे। और उन लोगों को हिम्मत भी नहीं होता था कि हमको कभी अप्रोच कर दे कि चलो थोड़ा सा 2 पैक ले लो, तो वैसा नहीं करता था हमको। वो जानता था कि ये करेगा ही नहीं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मेरे घर में इसका बहुत बड़ा प्रकोप है, मैंने उस प्रकोप को देखा हुआ है। तो होता है क्या है ना, आपके जहन में बस गया है कि ये चीज खराब है। उसी तरह चाहे पढ़ाई मतलब नहीं पढ़ने वाले लोग भी मेरे अगल बगल में थे, तो उससे भी हम मैनिपुलेट नहीं हुए। तो उसी तरह हुआ क्या कि जो उराव जनजाति में विकास हो रहा था, शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा था, उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही थी, तो ऑब्वियस है कि उसका प्रभाव खड़िया समाज पे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दूध खड़िया समाज पे पड़ेगा। और दूध खड़िया भी कहां पे रह रही है? ये गुमला का, आप गुमला समझिए, लिखाते समय हम सिसई लिखा देंगे, ये भी गुमला में रह रही है। ठीक है, एक खड़िया और है जिसका नाम है ढेलकी खड़िया, और ये दोनों के बीच वाला एरिया है, मतलब ना तो ज्यादा विकसित है और ना ही ज्यादा बोल सकते हैं अविकसित है। ढेलकी खड़िया थोड़ी बेहतर स्थिति इसकी है और दूध खड़िया से खराब स्थिति है। ये हजारीबाग और रांची के आसपास में पाई जाती है ढेलकी खड़िया, मतलब आपके हजारीबाग वाला क्षेत्र में कहीं होगी ये, अब ढूंढने नहीं निकल जाइएगा, मतलब इसके आसपास में कहीं मिलती है, मतलब रहती है ये लोग, और रांची के आसपास में। सबसे कमजोर हिल खड़िया रहेगा, क्यों रहेगा? पहाड़ों पे रहती है। पहाड़ों पे क्या है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, जितने भी हमारे मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है वो इनको नहीं मिलेगा। समझ रहे? इसीलिए तो पीबीटीजी डाकिया योजना लाया गया कि भाई तुम लोग खाओ और जिंदा रहो। ठीक है, तो इनकी स्थिति सबसे खराब रहेगी, इसीलिए इसे आदिम ग्रुप में भी रखा गया, पीबीटीजी ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से खड़िया समाज वर्तमान में इसकी स्थिति है, खड़िया समाज की। इतना लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे, फिर लिखेंगे। देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। अच्छा, ये ढोकलो सोहर जो नामकरण हुआ है ना, वो बाद में हुआ है, तो उसके पीछे भी बताएंगे, मतलब बताएंगे आगे जब प्रशासनिक व्यवस्था बताएंगे कि ढोकलो सोहर क्यों नाम पड़ा। देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था है।
खड़िया समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। खड़िया समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। फुल स्टॉप। पारंपरिक शासन व्यवस्था है। फुल स्टॉप। खड़िया झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। खड़िया झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। वर्तमान में यह झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। खड़िया जनजाति की तीन उपजातियां पाई जाती है। डैश करके लिखिए कौन कौन सा है। खड़िया जनजाति की तीन उपजातियां पाई जाती है। पहला हिल खड़िया, दूसरा दूध खड़िया, और तीसरा ढेलकी खड़िया। ठीक है। नीचे से लिखिए अब। हिल खड़िया या पहाड़ी खड़िया, इसको पहाड़ी खड़िया भी बोलते हैं। हिल मतलब हिंदी में तो पहाड़ी ही होता है ना, तो हिल खड़िया या पहाड़ी खड़िया का निवास स्थल पहाड़ी क्षेत्र है। वर्तमान में इनका संकेंद्रण सिमडेगा जिले के कोलेबिरा क्षेत्र है। देखिए याद करने का क्या सही तरीका है, देख लीजिए एक बार। हम लोगों को पता है कि झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है। उसका नाम तो पता है ना वैसा तो कोई क्या बोल सकते हैं उत्तम पुरुष नहीं है कि उसको भी वो प्रमंडल का नाम भी याद नहीं है। सबको याद है? हम पूछ सकते हैं किसी को भी। क्यों नहीं याद है? 5 प्रमंडल देना है ध्यान। देखिए सीक्वेंस में याद करेंगे तो याद रहेगा, अगर सीक्वेंस से बाहर हुए तो याद नहीं रहेगा। सबसे पहले 5 प्रमंडल में पूरे झारखंड को बांटना है, ठीक है। जैसे ये हो गया संथाल परगना, ठीक है। यहां से हम देखें ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ये पलामू प्रमंडल है, और ये कोल्हान है, और ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। अब याद कीजिए, पहले संथाल को याद कर लीजिए भाई कौन सा है। साहिबगंज है, पाकुड़ है, उधर गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, इधर जामताड़ा है।
मतलब सिर्फ याद नहीं करना है, उसका पोजीशन याद कर लेना है, कहाँ पे कौन है सो। अगर हम साहिबगंज देखें तो उसके अगर बाएं देखें तो गोड्डा दिखेगा, उसको जस्ट नीचे देखेंगे तो पाकुड़ दिखेगा, उसके जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो हमको दुमका दिखेगा, उसके नीचे आएंगे तो 2 दिखेगा, इधर जामताड़ा दिखेगा, इधर देवगढ़ दिखेगा। समझ रहे हैं ना, वैसे याद करना है। सिर्फ याद रहने से काम नहीं चलेगा, उसका पोजीशन याद रखें। जैसे अभी हम सिमडेगा बताएं तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सिमडेगा यहाँ पे है, और सिमडेगा का कोलेबिरा क्षेत्र बोल रहे हैं तो सिमडेगा दिमाग में रहेगा तब ना कि इस वाला क्षेत्र के इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे बात को। तो जो लोग याद नहीं किए हैं फिर से 2 दिन का समय देते हैं, 3 दिन का समय दिए थे ना, 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन बहुत होता है, दिमाग में तो बैठाना है चीजों को, याद थोड़े रखना। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग को याद है, दिमाग में बैठा हुआ नहीं। जैसे अब आपको अगर हम बोल दें कि खूंटी, तो खूंटी आप नहीं जानते कि झारखंड में है, तो सरायकेला बोल देंगे तो आप नहीं जानते सरायकेला झारखंड में है, जानिए रहे। पाकुड़ झारखंड में, गढ़वा झारखंड में, जितने भी उठपटांग से थोड़ा लगे कि पश्चिमी सिंहभूम सब तो झारखंड में, सब जान रहे हैं आप लोग। सिर्फ वही है कि आप लोग को सीक्वेंस में याद नहीं, पोजीशन वाइज याद नहीं। तो पोजीशन वाइज आपको याद कर लेने कौन सा जगह पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिक होता है। आप लोग तैयारी के शुरुआत में इसीलिए बोल रहे हैं। अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो जब हम किसी भी चीज का लोकेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट अगर बोलेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करता है तो कैसे पता चलेगा। आप बोलेंगे मुंडा निवास कर रहा है भाई खूंटी और रांची वाले क्षेत्र में, तो दिमाग में होना चाहिए कि भाई खूंटी और रांची कहां पर है सो, तो याद रहता है ज्यादा चीजें। ऐसे ही नहीं बोलते आप लोग याद करने के लिए कि याद कर लीजिए कुछ भी, हम फालतू वाला चीज नहीं याद करने बोलेंगे। वो तो बहुत लोग ऐसा ऐसा कहानी बताता है आकर के कि जिसका कोई ना एग्जाम में कोई मतलब रहता है ना कहीं और कुछ मतलब रहता है, और वैसे ही कहानी लोग वैसे ही पढ़ाई निकल जाता है। तो ठीक है, एक बताने का अपना तरीका होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी चीजें याद नहीं रखना है। सुनने के लिए बढ़िया है, हम ही कभी कोई ऐसा कहानी बताते हैं लेकिन सुनने के लिए बढ़िया, याद नहीं रखना। हम याद करने जहाँ बोलते हैं उसको फोकस कीजिए कि वहां चीजें याद रखने। ये याद करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ाएंगे, आपको नदी पढ़ाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम जब बोलेंगे ना कि भाई लातेहार से निकलता है, चतरा जाता है, हजारीबाग जाता है, रामगढ़ जाता है, बोकारो जाता है, धनबाद जाता है, फिर बंगाल जाता है, तो आपको पोजीशन तो याद रहे ना नदी का। समझ रहे बात को। आपसे पूछ दे कि दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन, इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो चीज याद रहेगा ना कि भाई किधर से निकला है, किधर गया है सो। ठीक है, तो याद रख कर लेने हैं। फिर से डांट सुनिएगा, पहले बता रहे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हिल खड़िया के बारे में लिख रहे थे ना। ये इनका वर्तमान में संकेंद्रण सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र है, फुल स्टॉप। कोलेबिरा क्षेत्र, फुल स्टॉप लिखिए। हिल खड़िया को शवर भी कहा जाता है, हिल खड़िया को शवर भी कहा जाता है। यह झारखंड की एक आदिम जनजाति समुदाय है। आदिम जनजाति का क्या ये था, 2 क्राइटेरिया अलग था। वो क्राइटेरिया किनको किनको याद है? आदिम जनजाति किसको बोलेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आदिम जनजाति की क्या डिफिनेशन, क्या मतलब क्राइटेरिया है, और ऑप्शन दे दे कि इनमें से क्या चीज होगा आदिम जनजातियों में जिसके वजह से उनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। मतलब कुछ तो घटना घटी होगी ना, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे उसे आदिम जनजाति हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी को आदिम जनजाति बोलते हैं? हाँ, पिछड़ापन तो सब है, वो तो जनजाति का परिभाषा आप लोग बता रहे हैं। हाँ, देख लिए कॉपी ना, कॉपी देख करके बोलना मानता थोड़े है। दो क्राइटेरिया बताया था, इनकी जो सांस्कृतिक या संस्कृति है विलुप्त प्राय की ओर हो, जैसे कि भाषा वसा जो भाषा है इनके विलुप्त प्राय की ओर, या तो डिस्टिंग कर गई हो या फिर ऐसा सिचुएशन में आ गया हो कि डिस्टिंग कर रही हो, जैसे असुर यहाँ पे है, ठीक है, उन लोग की भाषा लगभग समाप्त की ओर है, तो उनकी संस्कृति डिक्लाइन कर रही है। दूसरा, इनकी जनसंख्या कम हो रही है, या तो स्थिर या कम है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह पे इनकी जनसंख्या बढ़ाम चल रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि आदिम जनजाति
जनजाति आपसे ना पूछेगा कि जनजाति किसे बोलते हैं, सो आदिम जनजाति जरूर पूछ देगा कि आदिम जनजाति का इसमें से कौन सा फीचर है, उसकी पॉपुलेशन घट रही है, उसकी उसकी भाषा विलुप्त हो रही है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपको। तो याद रखना। अच्छा, इसको हम लिखाएंगे नहीं, मतलब लिखाएंगे मतलब उसमें बता दिए ना, तो दिमाग में रखना है सारी चीजों को, ठीक है। तो ये आदिम जनजाति झारखंड में एक आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति समुदाय है हमारे झारखंड में, ठीक है। 8 का नाम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और उसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। तो उसके बाद लिखिए, अब लिखिए दूध खड़िए के बारे में, उसी में कंटिन्यू लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। यह झारखंड की एक आदिम जनजातीय समुदाय है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, नहीं फुल स्टॉप देखो, उसी में कंटिन्यू कीजिए ना, लिखिए खड़िया समुदाय में, खड़िया समुदाय के लिए, खड़िया समुदाय के सभी उपवर्गों में, खड़िया समुदाय के सभी उपवर्गों में दूध खड़िया सर्वाधिक विकसित है। दूध खड़िया सर्वाधिक विकसित है। इनमें साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, दूध खड़िया सर्वाधिक विकसित है। इनमें साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर उच्च है। इनमें साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर उच्च है, हाई है। वर्तमान में इनका संकेंद्रण गुमला जिले के सिसई प्रखंड है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड है। सिसई प्रखंड है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इनकी एक और उपजाति ढेलकी खड़िया हजारीबाग और रांची के आसपास पाई जाती है। हजारीबाग और रांची के आसपास पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनकी थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं, उसके बाद लिखने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि सीधा लिखने से क्या होता है ना, कभी उटपटा सा लगता है। प्रशासनिक व्यवस्था, अब देखिए इनके समाज में ही क्या है, विविधताएं हैं। तो ऐसा देखने को मिलेगा ना कि कुछ जो प्रशासनिक स्तर या कुछ व्यवस्थाएं जो ढेलकी खड़िया में है, वो दूध खड़िया में आपको नहीं मिलेगा। जो दूध खड़िया में, वो हिल खड़िया में नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्तम जो प्रशासनिक व्यवस्था किस में पाया जाएगा? दूध खड़िया में पाया जाएगा, क्योंकि एक तो शिक्षा का स्तर बेहतर है, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर गांव के रूप में बसे हुए हैं। लेकिन हिल खड़िया क्या है, आदिम जनजाति समुदाय है, पहाड़ों पे रहती है, तो वहां पर भी क्या होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था दिखेंगी, लेकिन उच्चतम स्तर पे नहीं दिखेगी। बोल सकते हैं कि निम्न स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे देखने को मिलेगी। जैसे वहां पे अगर पाहन है, जो दिहुरी उसको वहां बोलते हैं खड़िया समाज में, वो दोनों काम कर लेगा, राजनीतिक काम भी कर लेगा, सामाजिक काम भी कर लेगा और धार्मिक काम भी कर लेगा। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी।
लेकिन सामान्य तौर पे कुछ व्यवस्थाएं जो सब में देखने को मिलती है, उसी पे हम लोग को फोकस करना है और क्वेश्चन वहीं से रहता है। ठीक है, अगर इनके ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम स्तर पे एक पंचायत मिलेगा आपको। ठीक है, ग्राम स्तर पे पंचायत व्यवस्था पाई जाती है जिसमें ग्राम का प्रमुख होता है, ठीक है, जिसे प्रधान बोलते हैं, और साथ ही साथ जो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उसको इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति और गांव का प्रधान दोनों इसको मिला करके ग्राम का पंचायत गठन होता है। ठीक है, ग्राम सभा में ग्राम में जो प्रशासनिक स्तर है उसके गठन में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो प्रमुख जो होता है उसका, जिसे प्रधान बोलते हैं, और दूसरा वहां का बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति। जनजातीय समुदाय में ना बुजुर्गों को अच्छा सम्मान दिया गया है, अच्छा सम्मान है। हमारे समाज में भी है, ऐसा नहीं समझे कि हमारे समाज में नहीं है सब। हाँ, अभी आधुनिकता में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वो हमारे समाज के साथ क्या होते हैं ना कि घुल मिल नहीं पाते हैं। घुलने मिलने का मतलब ये है कि या तो हम लोग उनसे जुड़ नहीं रहे या फिर उनको जोड़ने में दिक्कत हो रही है। दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में घटना मेरे आसपास घटी जो कि काफी मतलब खराब घटना थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको कोई परेशान किया, उनको मोबाइल चलाने नहीं आती थी। ठीक है, तो उनके साथ फ्रॉड किया गया मोबाइल के माध्यम से। उनको कुछ नहीं आता है, वो कोई दिक्कत होता था हम मेरे पास आते थे, थोड़ा देखो तो व्हाट्सएप में किसी को भेज दो, तो मतलब उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ मोबाइल फोन उठाने इतना ही आता है। तो किसी वजह से उनका नंबर कहीं और चला गया था, गलत व्यक्ति के पास चला गया जो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो जो आधुनिकता उसे कटे हुए व्यक्ति हैं लोग, तो इस वजह से क्या होता है कि जुड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जनजातीय समुदाय में ना बुजुर्गों को अच्छा सम्मान दिया गया है। जब भी फैसला बैठेगा, जब भी बैठक होगी तो इनको बुलाया जाएगा। अब देखते हैं कि भोदरो प्रजा की व्यवस्था संथालों में मिलती है। बाकी बात बुलाया सब में जाता है, लेकिन वहां पे एक अलग विशिष्ट जन के रूप में भोदरो प्रजा नाम दिया गया है संथालों में। तो आपसे पूछ सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो भोदरो प्रजा। ऐसे खाली पूछ देना कि जनजातीय समुदाय में बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो भोदरो प्रजा ही मारना है। ठीक है, बाकी बात किसी और जनजाति में क्या बोलता है इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संथालों में है तो वही आपको आंसर भी मारना है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि जाति बहिष्कृत को क्या बोलते हैं, तो बिटलाहा बोलते हैं। अब बिटलाहा शब्द जो है ना सारी जनजातियों में प्रचलित नहीं है। समझ रहे बात को, जाति बहिष्कृत है, जाति से निकालना है, इस तरह से शब्द है, लेकिन बिटलाहा शब्द जो है वो संथालों से संबंधित है। तो अगर पूछ दे तो ऐसे ही मारना है। तो होता क्या है कि जो ग्राम स्तर पे पंचायत होती है, जो पंचायत का गठन होता है, उसमें जो ग्राम का प्रधान होता है, इसको प्रमुख मतलब प्रमुख होता है, उसको प्रधान बोलते हैं। ठीक है, और जो गांव का विशिष्ट व्यक्ति यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति उनको मिला करके एक प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट की जाती है गांव के स्तर पे, और वहां पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी अगर विवाद हो गया समाज में, गांव में, तो उसका डिसीजन उसी स्तर पे लिया जाएगा। कहीं कहीं ना देखा गया है कि किसी किसी गांव में जो प्रधान जो भी बोल रहे हैं, गांव का प्रधान, जो गांव का प्रमुख होगा उसको प्रधान बोलते हैं। जो गांव का सभापति करेगा किसी किसी गांव में, उसका नाम है दिहुरी। ठीक है, दिहुरी। किसी किसी गांव में गांव का जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता दिहुरी करेगा। और दिहुरी खड़िया समाज में एक पुरोहित होता है, धार्मिक प्रधान होता है। तो ये धार्मिक प्रधान के साथ साथ सामाजिक प्रधान भी हो गया। समझ रहे बात को, यानी कि समाज में अगर कोई भी तरह की कोई गतिविधियां होगी, कोई बैठक बैठेगा, तो उसकी अध्यक्षता भी दिहुरी करेगा किसी किसी गांव में, सभी गांव में नहीं। ठीक है, इसका एक दो नाम और है। एक नाम तो इसका है बैगा, पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा बैगा, नाम से परिचित है, बैगा नाम से, याद कीजिए। कहां पर? हाँ, मतलब किस जनजाति से संबंधित है, में हम लोग पढ़े थे इसको, बैगा को उराव में पढ़े थे, भूल गए। महतो का जो पद क्रिएट हुआ उसके बाद बैगा का पद की महत्ता कम हुई थी। और एक नाम है कालो, इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, कालो के काल महाकाल। ठीक है, तो ये कालो मतलब दिहुरी, कहीं कहीं बैगा, कहीं कालो बुलाया जाता है। अलग अलग जनजाति तो अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, मतलब उपजातियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये व्यक्ति गांव का किसी किसी गांव में ये व्यक्ति धार्मिक प्रधान के साथ साथ सामाजिक प्रधान भी होता है। गांव में किसी भी तरह का विवाद होगा तो इसकी अध्यक्षता ये करेगा। ठीक है,
अब एस.सी. रॉय ने जब इन पे रिसर्च किया तो उन्होंने बोला कि खड़िया समाज में एक व्यवस्था और पाई जाती है जो कि अंतर ग्रामीण पंचायत होता है, कुछ गांवों को मिलाकर के एक व्यवस्था पाई जाती है जिसे कुटुंब सभा या भीड़ा बोलते हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं ताकि आपको दिखते रहे बोर्ड पे, या भीड़ा। एस.सी. रॉय ने इसके बारे में बताया कि खड़िया समाज में सामान्य तौर पर एक व्यवस्था और है, और ये व्यवस्था नियमित नहीं है लेकिन है। कहने का अर्थ है कि जितने भी हम लोग देखें ना, ढेल की खड़िया हो, चाहे दूध खड़िया हो, चाहे हिल खड़िया हो, तो सब में तो नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था सामान्य तौर पर खड़िया में पाई जाती है, कुटुंब सभा की व्यवस्था या भीड़ा की व्यवस्था। इसमें कुछ गांवों को मिला करके, इसमें सर्टेन गांव के बारे में जिक्र नहीं किया है कि इतने ही गांवों को मिला करके इसकी गठन की जाती है। बोलता है कि कुछ गांवों को मिला करके एक भीड़ा पंचायत का गठन किया जाता है, यानी कि कुटुंब सभा का गठन किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति बोलेंगे। अच्छा, कुटुंब भीड़ा मतलब होता है सभा, ठीक है, भीड़ा का जो शाब्दिक अर्थ होता है सभा, तो इसके अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं। और इसका चुनाव जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक भीड़ा है, एक भीड़ा का गठन करना है, भीड़ा यानी कुटुंब सभा का गठन करना है, तो मान लीजिए 10 गांव को मिलाकर के एक भीड़ा का गठन किए, ठीक है। अब 10 भीड़ा में से प्रत्येक गांव का एक दिहुरी होगा, एक तो प्रशासनिक प्रधान होता है, एक धार्मिक प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रधान जो प्रधान ही कुछ बोल रहे हैं, जिसका प्रशासनिक प्रधान है कि प्रधान, इसमें प्रधान ही बोलते हैं उसको, प्रशासनिक प्रमुख को, हाँ प्रशासनिक प्रमुख को, गांव के प्रशासनिक प्रमुख को प्रधान ही बोलते हैं। तो एक तो प्रमुख हो गया क्या, प्रधान, और दूसरा हो गया दिहुरी। दूसरा व्यक्ति कौन है, दिहुरी, जो कि धार्मिक प्रधान है। तो भीड़ा में, जो भीड़ा है या कुटुंब सभा में जो अध्यक्ष का पद होगा, वो मान लीजिए 10 गांव है, 10 गांव में से जितने भी दिहुरी लोग हैं, उसी में से जो सबसे बुद्धिमान दिहुरी होगा ना, उसी को नियुक्त किया जाएगा इसके सभापति के रूप में। जो भीड़ा है, जो भीड़ा पंचायत है, कुटुंब सभा है, उसके सभापति किसे नियुक्त किया जाएगा, उस भीड़ा में जितने भी गांव है उस गांव के एक दिहुरी जरूर होगा, धार्मिक प्रधान। तो सभी दिहुरियों में से जो सबसे बुद्धिमान दिहुरी होगा, ठीक है, तो उसी को इसका सभापति नियुक्त किया जाएगा, जिसको एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम है, मतलब सभापति का जो नाम है, इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, सभापति। और इसका एक और नाम है जो पूछेगा आपसे, सभापति नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा डांडिस, उसको डांडिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये व्यवस्था अंतर ग्रामीण पंचायत है, यानी कि कुछ गांव को मिलाकर के व्यवस्था कायम है। जब भी कोई मामला पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे सॉल्व नहीं होता है, तो जो दोषी, दो मतलब बोल सकते हैं कि वादी व्यक्ति है, वादी या प्रतिवादी जो भी है, जिसको सजा दी गई है, वो भीड़ा में जाकर के क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और भीड़ा उस पर सुनवाई करती है, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था है। 2 स्तर की व्यवस्था हम लोगों ने देखा, एक ग्रामीण स्तर पे, एक अंतर ग्रामीण पंचायत पर। अब हुआ कि 1934-35 के आसपास में खड़िया समाज ना जो था, जैसे सारे समुदाय में एक चीज व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी कि जैसे मुंडा हो या फिर हो जनजाति भी संगठित हो चुकी थी, मुंडा भी संगठित हो चुकी थी। मुंडा का अपना एक संगठन था, दिशुम परगना, मुंडा दिशुम संघ जो था, 22 पढ़ा वाला व्यवस्था, मुंडा संघ, जिसको मुंडा दिशुम राजा भी बोलते थे उसके प्रधान को। तो करीब करीब सभी जनजातियों में क्या था, एक केंद्रीय व्यवस्था क्रिएट हो चुकी थी जो पूरे समुदाय को एक साथ रख रही थी, ठीक है। लेकिन खड़िया समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। खड़िया समाज में भीड़ा स्तर तक ही था, और भीड़ा स्तर क्या था कि कुछ गांवों को मिलाकर के एक भीड़ा का गठन कर लिया और अपने समाज को प्रशासित कर रहे हैं। 1934-35 में खड़िया समाज ने एक कदम उठाया कि भाई हम लोग को भी एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करना है जिससे पूरा खड़िया समुदाय एक हो सके, एकजुटता हो सके, क्योंकि अगर एकजुटता नहीं रहेंगे ना तो बाहरी तत्वों का प्रभाव हमारे समाज पे पड़ेगा, और हमारा जो समाज है वो बोल सकते हैं कि उसका ह्रास हो जाएगा। जैसे बाहरी तत्व कहने का मतलब, अगर आधुनिकता का प्रभाव ज्यादा पड़ गया, दूसरे धर्मों का प्रभाव पड़ गया, अभी देखते हैं ना कि बहुत लोग ऐसा है ना जो लोग मतलब सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अपनी जनजातीय समुदाय जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने धार्मिक मान्यताओं को बचाने के लिए सरना कोड का बात कर रहा है कि हमें सरना कोड दिया जाए।
अब इस पे ना बहुत सारों का विवाद है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो शरणा धर्म को अलग अलग धर्म है नहीं, वो हिंदू धर्म ही है। क्योंकि भाई सूर्य का पूजा हम लोग भी करते हैं, वो सब भी करता है। उन लोग शिवोंगा बोलता है, धर्मेश बोलता है, बेड़ो बोलता है, लेकिन बोलता है तो भगवान सूर्य है ना। तो सूर्य का पूजा वो भी करता है, हम लोग भी करते हैं। वन का पूजा वो लोग भी करते हैं, हम लोग भी पेड़ पूजा की पूजा करते हैं। ठीक है। तो और हमारे समाज हिंदू समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित है आदिवासी समुदाय। ठीक है, आप देखते होंगे कि वो लोग होली भी मनाता है, दशहरा भी मना रहा है, ठीक है, छठ भी मना रहा है, छठ उठ मनाता है वो सब। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इन लोग का जो धर्म है, जो शरणा धर्म, वो अलग धर्म है ही नहीं, वो हिंदू ही धर्म है। जैसे बाद में क्या हुआ था, बुद्ध को ही विष्णु बना दिया ना हिंदू धर्म वाला, बोला ना ये विष्णु है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ था, अब उसके बाद देखिए कि डिक्लाइन होने लगा था बौद्ध धर्म का। जब एक धर्म दूसरे धर्म में का अगर प्रतिनिधित्व करने लगे, उसका ही भाग बन जाए, तो उस धर्म का तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। तो वज्रयान का जो व्यवस्था आया था बाद में, तो उसमें वो विष्णु का रूप ही धारण कर लिया था कि जो बौद्ध जो व्यक्ति हैं, जो बुद्ध है, वो विष्णु का ही अवतार थे। ठीक है। जातक कथा में से इसका उल्लेख है ना, न किसमें उल्लेख है, जातक कथा तो उसके पुराने जन्मों का उल्लेख है। एक उनमें ये व्यवस्था है, हम भूल जा रहे हैं उसका, कि उनके कितने अवतार होंगे उसके बारे में जिक्र किया गया है कि किस काल में कौन सा अवतार होगा। जैसे कल की एक अवतार है, ठीक है, विष्णु का ही अवतार माना जाता है, कल की विष्णु का ही है ना। तो इनके भी धर्म को क्या बोल दिया कि भाई इनका भी धर्म हिंदू है, ये कोई अलग धर्म है ही नहीं। खाली उस तरह से जैसे हम लोग का मंदिर है, हम लोग का ग्रंथ है, वैसे इन लोग का विकसित नहीं है, लेकिन हम लोग का ही धर्म का पाठ है ये लोग। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे ना शरणा धर्म, आदि धर्म, जनजातियों के बारे में, तो बताएंगे कि बहुत से डिफरेंसेस हैं, वो कुछ समानताएं देखने से समान हो नहीं जाता है। ठीक है। अब देखने में दो छोटी चीजें एक जैसी दिख रही, इसका मतलब तो दोनों एक जैसे ही हो, उसके अंदर के गुण तो अलग हो सकते हैं ना। तो खड़िया समाज ने एक कदम उठाया 1934-35 में के आसपास में, और उन्होंने एक खड़िया ऐसे एक सभा का गठन किया जिसका नाम था अखिल भारतीय खड़िया महासभा। 1934-35 में क्या किया, एक सभा गठित किया जिसका नाम रखा अखिल भारतीय खड़िया महासभा। और यहां से क्वेश्चन पूछा था 6 जेपीएससी में। अखिल भारतीय खड़िया महासभा जो है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 6 जेपीएससी में। ये सभा गठन किया गया क्यों, इसका मेन मकसद था कि खड़िया समाज को हमको एकत्रित करना है, खड़िया समाज को एकजुट करना है, खड़िया समाज एक होकर के रहे, इसलिए इसका गठन किया गया था अखिल भारतीय खड़िया समाज की कोई एक ऐसा संगठन हो जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करे। अभी तक ऐसा कोई समुदाय नहीं था जिसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा हो, लेकिन इस अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया ताकि पूरे खड़िया समाज का ये प्रतिनिधित्व कर सके। और इसी की बैठक को ढोकलो बोला गया। ठीक है, जो खड़िया अखिल भारतीय खड़िया महासभा की बैठक को ही ढोकलो की संज्ञा दी गई, और इसके जो सभापति होते थे, इनके जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, उसको ढोकलो सोहर कहा गया। ठीक है, और यहीं से इसका नाम पड़ा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। समझे बात को। अब 6 जेपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा था, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या। ये जो अखिल भारतीय खड़िया महासभा है ना, जब पंचायतीय राज व्यवस्था कायम हो रही थी भारत में, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी बना था, उसका बहुत सारे अशोक समिति बनी, थुंगन समिति बना था, ठीक है, गाडगिल समिति शायद बना था एक। तो बहुत सारी समितियां बनी थी जो पंचायती व्यवस्था को भारत में कायम करना चाह रही थी एक सशक्त स्तर पे। और जब पंचायती राज व्यवस्था कायम मतलब इंप्लीमेंट किया गया 90 कब कायम किया गया, अरे पूछ रहे हैं, हमको पता है 1992 में आया था ना 73 अमेंडमेंट एक्ट। तो इतना क्यों ये हो रहा है, वो तो मतलब सबका जुबान में रहता है। 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज व्यवस्था, 74वां तो नगर पालिका, तो सबका जुबान में रहता है। अच्छा, क्वेश्चन वहां से कभी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कहां से पता है, पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल है ना, 15 आर्टिकल, धारा 243 से 16, 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक, उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई
जो क्या कहते हैं निर्वाचन का प्रोसेस है वो किसमें दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें दिया गया है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किसमें दिया गया है। तो उससे वो ज्यादा डिफिकल्ट है 16 धारा याद करना, तो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इन्होंने ना अखिल भारतीय खड़िया महासभा ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था और क्वेश्चन यही पूछा था कि अखिल भारतीय या खड़िया महासभा से संबंधित कौन सा पॉइंट गलत है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए थे, उसमें से एक ये भी था कि खड़िया महासभा ने जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारी जातीय व्यवस्था चल रही है, पहले से पारंपरिक व्यवस्था चल रही है, उसे ही कायम रखा जाए, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना किया जाए। और इन्होंने एक्चुअली ये ऑफिशियल अनाउंस किया, बाकी बहुत सारी जनजातियों ने इसका विरोध किया था पंचायती राज व्यवस्था का। और इसी समस्या का निराकरण करने के लिए आप देखिएगा 1996 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है पेसा एक्ट। बताएंगे आगे हम पेसा एक्ट क्या है। लेकिन पंचायती राज, इतना समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था था ना, उसी को लागू करने के लिए किसमें, जनजातीय क्षेत्रों में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए पंचायती व्यवस्था को, उसी को बेस बना करके पेसा एक्ट को लाया गया था। समझ रहे बात को। तो इन्होंने इसका विरोध किया था पंचायती राज व्यवस्था का। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे काम कर रहा है। तो जो भी भीड़ा समुदाय है या कुटुंब सभा है, अगर किसी भी मामले पर डिसीजन देता है और अपराधी व्यक्ति हो या फिर जो अपराधी नहीं, मतलब वादी प्रतिवादी व्यक्ति जो है, अगर उसको संतुष्ट नहीं होता है उस डिसीजन से, तो अखिल भारतीय ढोकलो में जाकर के वो आवेदन दे सकता है। यानी कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो बैठक होता है उसमें जाकर के वो आवेदन दे सकता है। इसकी बैठक साल में एक बार होगी और उसी बैठक में इसके अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष मनोनीत नहीं होता है, चुनाव किया जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव होता है खड़िया समाज के द्वारा ही। और उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल बाद दूसरे व्यक्ति नियुक्त होते हैं। और जो प्रत्येक साल जो इसकी बैठक होगी उसी में इसका चुनाव भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी काम करती है। इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम है करटाहा। ये एक प्रमुख व्यक्ति है जिसके बारे में आपसे पूछेगा ही, क्योंकि करटाहा इसका जो चुनाव किया था ना, इसका पद काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको एक बड़े स्तर पे बोल सकते हैं, बड़े स्तर पे चुना जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो समाज का अच्छे से ज्ञाता हो, समाज की संस्कृति से परिचित हो बढ़िया तरीके से, समाज की सारी प्रशासनिक व्यवस्था को जानता हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। उसी व्यक्ति को करटाहा के लिए चुना जाएगा। समझ रहे बात को। वोटिंग होगी, वोटिंग के माध्यम से उसको चुना जाएगा। ये व्यक्ति क्या करता है ना, जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था नहीं, ढोकलो जो है, ढोकलो महासभा खड़िया अखिल भारतीय महासभा जो है ना, उससे इसका कनेक्शन रहता है। ये गांव के स्तर पे इसका चुनाव होता है, लेकिन इसका संबंध ढोकलो सोहर से होता है। जो सोहर वहां पे नियुक्त है उससे इसका संबंध होता है। यानी कि एक तरह से बोलिए कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा और ग्राम के बीच में ये सेतु का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर गांव में किसी भी तरह कोई घटना घट गई तो अखिल भारतीय जो सोहर है, सोहर बोल रहे समझ आइए कि ढोकलो सोहर, ठीक है, उसको सूचना देगा। ये कौन, करटाहा। मान लीजिए गांव में कोई ऐसी घटना घट गई तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये सोहर से जाके संपर्क करेगा और सोहर को अपने गांव के बारे में जो घटना घटी उसकी सूचना देगा। सोहर इसको अनुमति देगा कि आप जाइए गांव में फैसला बैठाइए और फैसला करके उसका निराकरण कीजिए, उसका मतलब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। करटाहा आएगा गांव में 2-3 व्यक्ति हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो महतो है, ठीक है, एक व्यक्ति पाहन है, एक खुद करटाहा है, गांव के बुजुर्ग व्यक्ति है। सबको मिला करके एक सभा का गठन करेगा, एक बैठक बुलाएगा। कौन, करटाहा बुला रहा है बैठक, और उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगा। अगर समस्या का निराकरण हो जाता है, समस्या सॉल्व हो जाती है, तो उस डिसीजन से फिर से सोहर को क्या बताएगा, सोहर को बताएगा कि इस तरह का हम लोगों ने डिसीजन लिया। यानी कि उस जो हो सकता है डिसीजन उन्होंने दिया उससे अवगत कराएगा सोहर को। ठीक है, तो इसका ये कार्य है करटाहा का। इसके अलावा एक कार्य इसका और है जो कि शुद्धिकरण का कार्य करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, जाति बहिष्कृत समझ रहे हैं ना, अगर कोई ऐसी, हाँ बिटलाहा, अगर कोई ऐसा काम कर दिया जो कि समाज के विपरीत में है, समाज
उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ही जाति बहिष्कृत का सजा दिया जाता है। जाति बहिष्कृत सबसे कठोर दंड है, तो सबसे कठोर दंड देने के लिए भी रीजन तो सबसे कठोर होना चाहिए ना। तो सामान्य तौर पर वैसे ही कंडीशन में, वैसे ही परिस्थितियों में दिया जाता है जहां पे मतलब उसके कृत्य से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। जैसे सगोत्रीय विवाह कर लिया, सगोत्रीय संबंध बना लिया, तो वो गंभीर अपराध माना जाता है सभी जनजातियों में करीब करीब, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि उसको बिटला के यानी जाति बहिष्कृत की सजा दी जाएगी। तो उसको फिर से, अब किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया और फिर से उसको शामिल करना है, शामिल होना चाहता है, तो उसका भी प्रोसेस होना चाहिए ना। तो उस प्रोसेस को करने का काम ये करता है, यानी कि शुद्धिकरण करने का काम करता ही करता है जनजातीय समुदाय में। उसको जो पुनः अपने समाज में शामिल किया जाता है, उसको एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है भात भीतर, ठीक है। यानी भात वात खिलाओ, ठीक है, भात और खस्सी खिलाना पड़ता है, भात खस्सी खिलाओ और फिर से समाज में शामिल हो, इसलिए इसको भात भीतर भी नाम दिया जाता है। यानी समाज में फिर से एंट्री करने का, समाज अपने समाज में फिर से शामिल होने के लिए भात भीतर एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो समाज में फिर से इंटर कर सकता है, ठीक है। तो सारी व्यवस्था को समझ गए किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है इसमें। अब लोग उसको लिखते हैं, समझ में आया ना? हाँ, आना चाहिए। वहां तक लिख लिए ना? आपने अभी लिखिए ना, अभी प्रशासनिक व्यवस्था ने अभी लिखिए, पैराग्राफ सिर्फ चेंज करके लिखिए। हाँ, सिर्फ पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। खड़िया समाज में गांव के स्तर पर एक पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसका गठन गांव के प्रमुख तथा बुजुर्ग व्यक्ति को मिलाकर किया जाता है। ग्राम प्रमुख के ऐसे लिखिए, ग्राम प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। ग्राम प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। हाँ, ग्राम प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। वह सभा की अध्यक्षता करता है। वह सभा की अध्यक्षता करता है। वह सभा की अध्यक्षता करता है, फुल स्टॉप। खड़िया समाज के कई गांवों में ग्राम सभा की अध्यक्षता दिहुरी करता है। ग्राम सभा की अध्यक्षता दिहुरी करता है। हाँ, लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ, दिहुरी करता है। इसे कालो, बैगा या पाहन भी कहा जाता है। इसे कालो, बैगा या पाहन भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। गांव में घटने वाले विभिन्न घटनाओं का निराकरण या समाधान, गांव में घटने वाले विभिन्न घटनाओं का समाधान ग्राम पंचायत में किया जाता है।
समाधान, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एस.सी. रॉय के अनुसार, शरद चंद्र रॉय, एस.सी. रॉय के अनुसार खड़िया समुदाय में खड़िया समुदाय में अंतर ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। अंतर ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कई सारे गांव को मिलाकर जिसका कई सारे गांवों को मिलाकर गठन किया जाता है। जिसका कई सारे गांवों को मिलाकर गठन किया जाता है। जिसका कई सारे गांवों को मिलाकर गठन किया जाता है। इस अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा पंचायत, इस अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा पंचायत, कुटुंब सभा या भीड़ा की संज्ञा दी जाती है। फुल स्टॉप। भीड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है सभा। इसके प्रधान को, फुल स्टॉप, यानी भीड़ा के प्रधान को, इसके प्रधान को सभापति कहा जाता है। इसके प्रधान को सभापति कहा जाता है। ठीक है। भीड़ा में शामिल, प्लस के बाद भीड़ा में शामिल गांवों के दिहुरियों भीड़ा में शामिल गांव के दिहुरियों में से सबसे बुद्धिमान दिहुरी को पेज बचा कर कहाँ लेके जाएंगे? इनको बोलिए तो पेज बचा कर कहाँ लेके जाएंगे आप? पूरा एकदम नीचे लिख रहे हैं। पेज बैंक बनाए क्या? जैसे ब्लड बैंक होता है, पेज बैंक तो नहीं बनाए कि रखे हैं, रखिएगा। मेरा पिछला जितना भी हम कॉपी पढ़े थे ना, उसमें बहुत सारा पेज छूटा हुआ था मेरा। तब जब रूम चेंज किए हम तो सब देख रहे थे, मतलब रद्दी को बाहर करना, तब इतना रद्दी हो, इतना मतलब कॉपी किताब हो गया था, उसको ले जाना कैरी करना पॉसिबल नहीं था। तो सबका पेज निकाल करके स्टेपल करके रखे हैं ताकि उसका यूज कर सके फिर से। कंजूसी नहीं करना है पेज में। पढ़ाई में कंजूसी कीजिएगा तो आप शॉपिंग करने जाते तो कंजूसी तो नहीं करते होंगे कि भाई सबसे बेस्ट चीज ही लेना है हमको, चाहे जूता ले, कपड़ा ले, तो सबसे बेस्ट चीज ही लें। और बेस्ट ना ले तो कम से कम पसंद वाला तो जरूर लें। अब सबसे बेस्ट लेने जाएंगे तो उसमें पैसे भी ज्यादा लगने लगते हैं। तो अपने बजट के अनुसार सबसे अच्छा चीज लेने के प्रयास करते हैं ना, तो वहां तो कंजूसी नहीं करते हम। यहाँ क्यों कर रहे हो पढ़ाई में कंजूसी? मैगजीन आप लोगों से कोई नहीं लिया होगा? शाबाश, जो लिए उनके लिए शाबाश। मैगजीन, हाँ, जो नहीं लिए उनके लिए डबल शाबाश। लेना है मैगजीन, लेना है। 50-60 रुपये 70 रुपये इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में। ठीक है, उससे आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। समझते नहीं है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता है। आप किसी के सामने बात करेंगे तो आपके वो भाषा से समझ जाए कि पढ़ा लिखा इंसान है।
अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत सारी चीजों पे फोकस करना होता है। सिर्फ क्या कहते हैं कि वो तोता वाला काम करने से नहीं होगा। तो सबसे बुद्धिमान दिहुरी को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। सबसे बुद्धिमान दिहुरी को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। अच्छा, हाँ, चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, मतलब सबसे बुद्धिमान में से ही कोई चुन लेगा एक व्यक्ति आपस में ही। जो व्यक्ति, फुल स्टॉप बाद, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, वह भीड़ा में जाकर के अपील कर सकता है। वह भीड़ा में जाकर के अपील कर सकता है। भीड़ा में जाकर के अपील कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब पैराग्राफ चेंज के लिखिए। खड़िया समाज के विभिन्न अधिकारीगण, इसमें स्तर नहीं बांटेंगे हम लोग, क्योंकि अलग अलग समाज का अलग अलग स्तर है, इसमें अलग अलग उपजातियों का, तो किसी कैटेगरी में बांटना इसको उचित नहीं होगा। ऐसे अगर पूछ देना तो 3 स्तर मार सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि पहले एक पंचायत स्तर पे था और एक भीड़ा स्तर पे था, पहले 2 ही स्तर था। लेकिन 1934-35 में एक स्तर और बना, जो कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा, इसको ढोकलो कहते हैं। ठीक है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, ठीक है, और सोहर का अर्थ होता है उसका अध्यक्ष। इसे इसको ढोकलो सोहर यानी बैठक का अध्यक्ष, ऐसे पूरा अगर उसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो पूछता है क्या, क्योंकि ढोकलो का अर्थ क्या होता है, तो ढोकलो का अर्थ बैठक होता है और उसका अध्यक्ष उसको सोहर बोलते हैं, मतलब सोहर का अर्थ होता है उसका सभापति या अध्यक्ष। ठीक है, लिखाएंगे आगे हम लोग, जब हम लोग अखिल भारतीय महासभा लिखेंगे तो खड़िया महासभा। पहला लिखिए महतो। महतो, पहला व्यक्ति है महतो। देखिए, वह गांव का संस्थापक होता है। वह गांव का संस्थापक होता है। वह गांव का संस्थापक होता है। उसे ऐसे लिखे, उसे गांव के सम्मानजनक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। उसे गांव के सम्मानजनक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। ग्राम स्तर पर होने वाले सभी बैठक में, छूट गया क्या? उसे क्या लिखे थे? उसे गांव में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है। सम्मानजनक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। फुल स्टॉप। गांव स्तर पर होने वाले, ग्राम स्तर पर होने लिखे ना, ग्राम स्तर पे होने वाले सभी बैठकों में, ग्राम स्तर पर होने वाले सभी बैठकों में उसे आमंत्रित किया जाता है। फुल स्टॉप। बैठक में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। बैठक में उसकी अनुपस्थिति अनिवार्य होती है। सॉरी, अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति अनिवार्य होती है। बैठक में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। फुल स्टॉप। भूमि संबंधी विवाद में, भूमि संबंधी विवाद में, भूमि संबंधी विवाद में महत्व के निर्णय का
महत्व के निर्णय का अत्यंत महत्व होता है। अब जैसे गांव को बसाने का काम कौन किया था? महत्व ही किया था। शुरू में लिखा है कि ये गांव का संस्थापक होता है। तो गांव में संस्थापक अगर वो है तो जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे या उसी पास होगा, जानकारी सब उसी के पास होगी। आज भी देखते होंगे हमारे गांव में कोई विवाद अगर उत्पन्न हो रहा है जमीन संबंधित तो बुजुर्ग व्यक्ति को पूछते हैं कि ककर हलो कि अगर जोतो लो पहले, ठीक है, तो बताता है ना कि ओकर कब्जा में हलो। जैसे आजकल विवाद जो होता है ना गैर मजरूबा जमीन पे ज्यादा होता है, जो हमारे खतियानी जमीन उस पर नहीं होता है। गैर मजरूबा जमीन जो होता है ना, गैर मजरूबा जमीन क्या अगर एक गैर मजरूबा खास होता है, गैर मजरूबा आम होता है, हम बताएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जमीन हमारे कब्जे में बहुत पहले से रह रहा है, ठीक है, तो सामान्य तौर पर वो मेरा ही जमीन होता है, उस पर हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते होता है कि उसको सरकार कभी भी ले सकती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर गांव के स्तर पर देखें तो हमारे कब्जे में तो हम उस पर घर बना सकते हैं या फिर खेती बाड़ी कुछ कर सकते हैं। और कोई ऐसा भूमि है जिसमें किसी का दावा मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है तो उसी जमीन पे विवाद ज्यादा होता है, उसको कब्जा करने का प्रयास करता है लोग, होता है ना। अब देखोगे रांची वाची हजारीबाग जितना भी अगल बगल जितना भी गैर मजरूबा जमीन था सब पे कोई ना कोई कब्जा कर चुका है, क्योंकि वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते ना कि जमीन मेरी है, जो उसके कागजात नहीं होते हैं प्रॉपर, समझे, कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। तो जमीन संबंधी जो भी विवाद होगा उसमें महत्व का निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महत्व के पास सारी जानकारी होती है जमीन की, ठीक है। लिखिए, इसका पद वंशानुगत होता है, इसका पद वंशानुगत होता है, इसका पद वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वालों के सहमति से इसकी नियुक्ति की जा सकती है, गांव वालों के सहमति से इसकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति लिखिए, दूसरा अधिकारी, करटहा, करटहा, भूल गए कैसे लिखे थे सो, करटहा, लिखिए, करटहा गांव का प्रमुख संचालक होता है, करटहा गांव का प्रमुख संचालक होता है। फुल स्टॉप। ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से करटहा का चुनाव वैसे व्यक्ति को किया जाता है जिसे करटहा का चुनाव वैसे व्यक्ति को किया जाता है जिसे समाज की सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक ज्ञान हो। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें? ये पूरा सेंटेंस फिर से देखिए, इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। करटहा का चुनाव ग्रामवासियों द्वारा या क्या ऐसे लिखा है ना, ग्रामवासियों द्वारा करटहा का चुनाव वैसे व्यक्ति को किया जाता है, वैसे लिखे ना,
ठीक है, चलिए समझ गए ना, कोई बात नहीं। प्रशासनिक ज्ञान हो, जानकारी हो या जानकार हो, फुल स्टॉप। गांव में घटने वाले किसी भी घटना की जानकारी, गांव में घटने वाले किसी भी घटना की जानकारी करटाहा सोहर को देता है, या ढोकलो सोहर लिख सकते हैं, सोहर, ढोकलो सोहर को देता है, फुल स्टॉप। ढोकलो सोहर की आज्ञा पर, ढोकलो सोहर को देता है, फुल स्टॉप। ढोकलो सोहर की आज्ञा पर वह समस्या का निराकरण करता है। ढोकलो सोहर की आज्ञा पर वह समस्या का निराकरण करता है। इसके लिए महतो, पाहन तथा बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाकर सभा आयोजित करता है तथा उसका संचालन करता है। सभा आयोजित करता है तथा उसका संचालन करता है। फुल स्टॉप। समस्या पर लिए गए निर्णय से ढोकलो सोहर को अवगत कराता है। समस्या पर लिए गए निर्णय से ढोकलो सोहर को अवगत कराता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त करटाहा शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त करटाहा शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। जिस व्यक्ति को जाति बहिष्कृत की सजा दी गई है, जिस व्यक्ति को जाति बहिष्कृत की सजा दी गई है, उसे भात भीतर के माध्यम से करटाहा ही समाज में सम्मिलित करता है। उसे भात भीतर के माध्यम से करटाहा ही समाज में सम्मिलित करता है। ठीक है, ये करटाहा का काम है। मतलब करटाहा और गांव और ढोकलो के बीच में ये सेतु का काम करता है, उसके बीच समन्वय का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकारी लिखिए, पाहन / बैगा / कालो, तीनों लिख दीजिए। / बैगा या फिर / कालो। वह गांव का पुरोहित होता है। वह गांव का पुरोहित होता है। वह गांव का पुरोहित होता है। गांव की सुख सुविधा के लिए देवी देवताओं का आराधना करता है।
देवी देवताओं का आराधना करता है तथा बुरी शक्तियों को शांत करने के लिए कई सारे उपाय करता है। बुरी शक्तियों को शांत करने के लिए कई सारे उपाय करता है। फुल स्टॉप। धार्मिक संबंधित विवादों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। एक नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल करके लिखिए। पहाड़ी खड़िया में ग्राम प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत? लास्ट लिखिए ढोकलो। अच्छा हो पाएगा? अब समय बचा हुआ है। हो जाएगा। ढोकलो लिखिए। खड़िया समुदाय में यह सबसे सर्वोच्च स्तर है। जैसे लिखिए खड़िया समुदाय में प्रशासन का यह सबसे सर्वोच्च स्तर है। खड़िया समुदाय में प्रशासन का यह सबसे सर्वोच्च स्तर है। फुल स्टॉप। संपूर्ण खड़िया समुदाय को संगठित करने के लिए संपूर्ण खड़िया समुदाय को संगठित करने के लिए वर्ष 1934-35 में संपूर्ण खड़िया समुदाय को संगठित करने के लिए वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। फुल स्टॉप। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। इसकी बैठक को ढोकलो कहा जाता है। इसकी बैठक को ढोकलो कहा जाता है।
ढोकलो, ऐसे लिखे, ढोकलो के सभापति या अध्यक्ष, ढोकलो के सभापति या अध्यक्ष ढोकलो सोहर कहलाता है। ढोकलो सोहर कहलाता है। ढोकलो सोहर कहलाता है। फुल स्टॉप। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक तथा सोहर का अध्यक्ष होता है। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक तथा सोहर का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तथा सोहर का अध्यक्ष होता है, मतलब अर्थी उसका अर्थ अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, पूछता है ढोकलो मतलब क्या होगा, सोहर मतलब क्या होगा। फुल स्टॉप। ढोकलो बैठक में सभी गांव के महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। ढोकलो बैठक में सभी गांव के महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। और इसी समय ढोकलो के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और इसी समय ढोकलो के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ढोकलो के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। फुल स्टॉप। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। किसका? ढोकलो का। ढोकलो का कार्यकाल होता है 3 साल। ढोकलो सोहर का, यानी उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है। 3 साल होता है। फुल स्टॉप। जब कोई विवाद भीड़ा स्तर पे सॉल्व नहीं हो पाता, सॉल्व मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुलझ नहीं पाता, सॉल्व मतलब इंग्लिश हो गया ना। जब कोई मामला या विवाद भीड़ा स्तर पर सुलझ नहीं पाता तो उसे सोहर के समक्ष लाया जाता है। तो उसे सोहर के समक्ष लाया जाता है। फुल स्टॉप। समक्ष लाया, तो उसे सोहर के समक्ष लाया जाता है। सोहर लिखा है ना, सोहर के समक्ष लाया जाता है। फुल स्टॉप। ढोकलो सोहर का निर्णय अंतिम होता है। फुल स्टॉप के बाद ढोकलो सोहर का निर्णय अंतिम होता है। ढोकलो सोहर का निर्णय अंतिम होता है। खड़िया समुदाय से संबंधित कोई भी नियम कानून, खड़िया समुदाय से संबंधित कोई भी नियम कानून यहीं पर बनाया जाता है। यहीं पर बनाया, तो यही मतलब इसी प्रशासनिक व्यवस्था में, ढोकलो सोहर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहीं पे, ठीक है, यहीं पर बनाया जाता है और इस तरह से समाप्त होता है।